क्रमिक जैव विकास के फलस्वरूप आज से लगभग 25 लाख साल पहले मानव के विकास की श्रृंखला की शुरुआत अफ्रीका में होमो वंश के उद्भव के साथ हुई। फिर कालक्रम में इसकी कई प्रजातियां विकसित हुईं और अंत में आधुनिक मानव प्रजाति होमो सैपियंस का विकास आज से करीब 2 लाख वर्ष पूर्वी अफ्रीका में हुआ। आधुनिक मनुष्य के इतिहास की शुरुआत आज से 70,000 वर्ष पहले संज्ञानात्मक क्रांति के रूप में हुई, जब उसने बोलने की, शब्द गठन करने की क्षमता पाई और तब वह अपने मूल स्थान से अन्य क्षेत्रों यूरोप, एशिया आदि के अंदर फैलता गया। इतिहास का अगला पड़ाव करीब 12,000 साल पहले कृषि क्रांति के साथ आया, जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया। मनुष्य अब घुमंतु नहीं रह गया, वह स्थायी बस्तियों के अंदर रहने लगा। सभ्यता और संस्कृति के विकास की कहानियां बनने की शुरुआत वहीं से हुई। अब जब मनुष्य ने समझने और अपनी समझ जाहिर करने की क्षमता हासिल कर ली थी, तो उसने अपने चारों ओर के परिवेश के साथ अपने रिश्ते को समझने की भी कोशिश की। धरती, आकाश और समुद्र को समझने की कोशिश की तो अनेक जानकारियां उस समय इकट्ठी होती चली गईं। ये जानकारियां विभिन्न समय में अनेक धाराओं के रूप में प्रतिष्ठित हुई। ये धाराएं ही बाद के अंदर धर्म कहलाईं। अब मनुष्य के पास अपनी समस्याओं, कौतूहल और सवालों के जवाब पाने का एक जरिया हासिल हो गया था। जीवन यापन के लिए आवश्यक सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राचीन काल के मनीषियों द्वारा हमें धार्मिक ग्रंथों या मौखिक परंपराओं के रूप में उपलब्ध कराई जा चुकी थी। मान्यता यह बने कि इन ग्रंथों और परंपराओं के समीचीन अध्ययन और समझ के जरिए ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लोगों की आस्था थी कि वेद, कुरान और बाइबल जैसे धर्मग्रंथों में विश्व ब्रह्मांड के सारे रहस्यों का विवरण उपलब्ध है। इन धर्मग्रंथों के अध्ययन या किसी जानकार ज्ञानी व्यक्ति के संपर्क करने पर सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे, इसलिए नया कुछ आविष्कार करने की आवश्यकता नहीं है। तो जिम्मेदारी के साथ कहा जा सकता है कि 16वीं सदी के पहले मनुष्य प्रगति और विकास की आधुनिक अवधारणा में विश्वास नहीं करते थे। उनकी समझ थी कि प्राचीन काल था वह स्वर्णिम काल था, जो पहले नहीं हुआ वह भविष्य में नहीं हो सकता। युगों युगों से चली आ रही जो ज्ञान की प्रक्रिया है, उसके श्रद्धापूर्वक अनुपालन से हम स्वर्णिम अतीत को वापस ला सकते हैं और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर कुछ पहलुओं में सुधार जरूर ही ला सकते हैं। लेकिन दुनिया की बुनियादी समस्याओं से उबरना मनुष्य की कुव्वत में ही नहीं है, यानी मनुष्य आज़ाद हो ही नहीं सकता। जैसे गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि जीवन का होना ही दुख है। तो जब सर्वज्ञाता बुद्ध, कन्फ्यूशियस, ईसा मसीह, मोहम्मद ये सभी अकाल, भुखमरी, रोग, युद्ध रोकने में नाकामयाब रहे, तो इनसे किसी अन्य प्रकार की उम्मीद करना एक प्रकार का दिव्य स्वप्न ही हो सकता है। हालांकि तब की सरकारें और संपन्न महाजन थे, वे शिक्षा और वृत्ति के लिए अनुदान देते थे, किंतु उनका उद्देश्य उपलब्ध क्षमताओं को संजोना और संवारना ही था। नई क्षमताएं हासिल करना उनका लक्ष्य नहीं था। तब के शासक पुजारियों, दार्शनिकों और कवियों को इस आशा से दान देते थे कि वे उनके शासन को वैधता प्रदान करेंगे और सामाजिक व्यवस्था को कायम रखेंगे। उन्हें इनसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं रहती थी कि वे कोई नई चिकित्सा पद्धति का विकास करेंगे या नए उपकरण बनाएंगे या आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करेंगे। 16वीं शताब्दी से जानकारियों की एक स्वतंत्र धारा उभरी। वैज्ञानिक क्रांति ने सन 1543 में कोपरनिकस की विख्यात पांडुलिपि आकाशीय पिंडों की परिक्रमा के प्रकाशन के साथ ही अपनी दस्तक दी थी। इस पांडुलिपि ने स्पष्टता के साथ ज्ञान की पारंपरिक धाराओं की स्थापित मान्यताओं के साथ अपनी असहमति की घोषणा की। यानी कि पहले माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, लेकिन कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। तो पारंपरिक प्रज्ञा या विजडम के साथ असहमति ही वैज्ञानिक नजरिए की एक खास पहचान है। कोपरनिकस की पांडुलिपि के प्रकाशन के 21 साल पहले मैजेलोन का अभियान पृथ्वी की परिक्रमा कर स्पेन लौटा था। इससे यह स्थापित हुआ कि पृथ्वी गोल है। इससे इस बात को भी आधार मिला कि हम सब कुछ नहीं जानते। नई जानकारियां आएंगी तो हमारी जानकारियां गलत साबित हो जाएंगी। कोई भी अवधारणा, विचार या सिद्धांत ऐसा नहीं होता जो पवित्र और अंतिम हो और जिसे चुनौती न दी जा सके। अगली सदी में फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते ने वैज्ञानिक तरीकों से सारे स्थापित सत्य की वैधता का परीक्षण करने की वकालत की। रेने देकार्ते ने कहा कि जो भी हम जानते हैं, आज तक हमारे पास जितना ज्ञान है, उन सभी की जो वैधता है उसका परीक्षण किया जाए कि क्या वो सही है या गलत। अंततः सन 1859 में चार्ल्स डार्विन द्वारा प्राकृतिक वर्ण से विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किए जाने के साथ ही वैज्ञानिक विचारधारा को व्यापक स्वीकृति और सम्मान्यता मिली। विज्ञान की पहचान इस बात में निहित है कि वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषयों के बारे में सामूहिक अज्ञान को खुले तौर पर स्वीकार करता है। विज्ञान का वक्तव्य है कि डार्विन ने कभी यह दावा नहीं किया कि वे जीव वैज्ञानिकों की आखिरी मोहर हैं और उनके पास सारे सवालों के जवाब हैं, जबकि धर्म कह देता है कि वह जो कह रहा है वह अंतिम है, पवित्र है, यथार्थ है।
दरअसल धर्म का आधार आस्था है और विज्ञान का आधार है परंपरा से मिली प्रज्ञा से असहमति। विज्ञान सवाल पूछने को प्रोत्साहित करता है, जबकि धर्म सवाल उठाने को ही निरुत्साहित करता है। आधुनिक विज्ञान का आधार यह स्वीकृति है कि हम सब कुछ नहीं जानते। और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि विज्ञान यह मान लेता है कि नई जानकारियाँ आएंगी तो वह हमारी जानकारियों को गलत साबित कर देंगी। तो विज्ञान अज्ञान को कबूल करने के साथ साथ नई जानकारियाँ इकट्ठी करता है, अवलोकनों को इकट्ठा करता है, फिर उन्हें व्यापक सिद्धांतों में बदलने के लिए गणित का प्रयोग करता है। तो आधुनिक विज्ञान नए सिद्धांत देने तक ही सीमित नहीं है, इनका उपयोग नई क्षमताएं हासिल करने और नई तकनीकों को विकसित करने में होता रहता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि धर्म के अनेक मत हो सकते हैं, अनेक धाराएं हो सकती हैं, अनेक विचार हो सकते हैं, लेकिन विज्ञान एक है। पानी को आप सहारा मरुस्थल में गर्म करें या बर्फीले अंटार्कटिका में ले जाकर गर्म करें, वह हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही भाप बनाएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस ही उसका विज्ञान है। समाजशाला में आज इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।